दिल्ली में हर साल बरसात के मौसम के आने से पहले जो तैयारियां एमसीडी करती थी वह इस साल नहीं की गई। नतीजा ये कि पूरी दिल्ली गटर बनकर रह गई, उस पर से यमुना में बाढ़ आ गई। सबने मिलकर अरविंद केजरीवाल के फर्जी दिल्ली मॉडल की पोल खोल दी और ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासत सिर्फ दूसरों पर दोष थोपने और दूसरों का दोष समझाने की है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिल्ली में बाढ़ की वजह को हथिनीकुंड बैराज बताते रहे, लेकिन अब अचानक दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया, न दिल्ली बैराज के सभी गेट खोलने की वजह से हम पूरा पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के इस बयान पर बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हर साल बारिश होती है, उससे पहले सरकार को बारिश की तैयारियां करनी होती हैं। इन तैयारियों में बैराज ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये भी शामिल है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल जी, अब आप कह रहे हैं कि आईटीओ बैराज के काम न करने की वजह से हम पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरा सवाल है कि आप दिल्ली के सीएम किस लिए बने हो? इसके साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल की तुलना महाभारत के ऐसे दो युवराजों से कर दी, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद का बयान सुर्खियों में है। दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के बने बौने दुर्योधन अरविंद केजरीवाल जी बैराज के गेट काटने पड़ रहे हैं। आईआईटी पढ़े लिखे सीएम सबको मालूम है, बरसात आने वाली है, गेटों की सर्विस जांच भी केंद्र सरकार ने करवानी थी क्या? तो तुम किस लिए सीएम बने हो? या ये भी एलजी साहब ने नहीं करवाने दिया? बीजेपी सांसद के इस बयान पर उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने पलटवार किया और कहा कि गलती तुम्हारी नहीं है, अनपढ़ बदतमीज सांसद, ये बैराज हरियाणा सरकार का है तो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी क्या? दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आईटीओ ब्रिज बैराज के 5 गेट जाम हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी नहीं निकल रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर गेटों को खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर वे नहीं खुलते हैं तो उन्हें गैस कटर से काट दिया जाएगा ताकि पानी जल्द से जल्द निकल सके। ये आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार का है, उनके विभाग को भी बता दिया गया है। करीब एक सप्ताह से दिल्ली में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा लोग भारी बारिश, यमुना के बढ़ते जल स्तर और बाढ़ के कहर से परेशान हैं। इससे लोगों को राहत मिलने से पहले दिल्ली के बिगड़े हालात और केजरीवाल सरकार की बेचारगी पर राजनीति का दौर शुरू हो गया। ऐसा होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि बाढ़ ने सरकार की तैयारियों और विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ शहर में यमुना का पानी तेजी से भरने लगा। वजह ये कि आईटीओ पर ड्रेन रेगुलेटर टूट गया और उसी पाइप के सहारे दिल्ली में यमुना का पानी घुसने लगा है। रेगुलेटर टूटने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ पांव फूलने लगे तो तत्काल सेना और एनडीआरएफ को तैनात करने की मांग की गई। हालांकि एनडीआरएफ की कई टीम्स पहले से दिल्ली में तैनात हैं। एलजीवी के सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज एक साथ हालात का जायजा लेने निकले। पहली नजर में तो दिल्ली वालों को ये देखकर राहत मिल रही होगी कि सत्ता के दोनों केंद्र साथ मिलकर राहत पहुंचाने में जुटे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मतभेद भी सामने आ गया। सीएम अरविंद केजरीवाल और मीडिया की मौजूदगी में भारद्वाज ने एलजी से अफसरों की शिकायत की तो पलटकर एलजी ने उन्हें टीम वर्क के साथ काम करने और अभी ब्लेम गेम न करने की नसीहत दे डाली। आईटीओ पर ड्रेन रेगुलेटर में आई खराबी का मरम्मत का काम चल रहा है। करीब 11 बजे एलजीवी के सक्सेना, सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज मौके पर पहुंचे। बाद में तीनों ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान एलजी ने कहा कि यमुना का पानी आईटीओ की तरफ जा रहा है। गेट नंबर 12 में ब्रीच हुआ है। सेना, एनडीआरएफ, सिंचाई और बाढ़ विभाग और दिल्ली जल बोर्ड की टीम काम कर रही है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 4 से 5 घंटे में सकारात्मक नतीजा मिल जाएगा। एलजी ने बताया कि पीएम मोदी ने भी फोन करके दिल्ली के हालात का जायजा लिया। एलजी मरम्मत के लिए उठाए जा रहे कदमों को गिना रहे थे। तभी केजरीवाल बगल में खड़े और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सर, एक निवेदन है छोटा सा। रात को भी मैंने कई अफसरों से अपील की थी कि एनडीआरएफ को बुला लिया जाए, लेकिन वो माने नहीं। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू, लेकिन रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता।
अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप में कहा, सीएम साहब भी थे उसमें, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। जवाब में एलजी ने कहा कि ये समय नहीं है कि हम किसी पर ब्लेम करें, टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त देखना है कि हमारे लोगों को अभी कोई तकलीफ न हो। जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान निकालें और सब बातें बाद में हो सकती हैं। हमें इतना समझना चाहिए कि एनडीआरएफ का जहां तक सवाल है, सुबह 7 बजे मेरी आर्मी और होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने अपनी टीम को भेजा है। असेसमेंट के बाद काम शुरू हो जाएगा। हमको थोड़ा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को आगे बढ़कर खेलने का बड़ा मौका दे दिया तो बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई। शिक्षक भर्ती और तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रही बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया गया, उसने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का खेल तो बिगाड़ ही दिया, लेकिन उसी के सहारे बीजेपी ने 2024 की लड़ाई की जमीन भी तैयार कर ली। नीतीश कुमार शिक्षक भर्ती मामले में घिर गए हैं तो आरजेडी खुद तेजस्वी यादव को लेकर घिर गई है, जिसका नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में सीबीआई की चार्जशीट में आ गया है। इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुप्पी साधे हुए है। इस तरह गठबंधन सरकार के दो बड़े दल एक एक मुद्दे पर घिर गए हैं और एक दूसरे से असहमत होते हुए भी खामोश हैं। लेकिन भाजपा दोनों मुद्दों को भुनाते हुए सक्रिय हो गई है और अब विधानसभा से सड़क तक आंदोलन के मोड में आ गई है। 2 दिन तक सदन में हंगामा करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भाजपा का यह आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान ही उसके नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। विजय कुमार सिंह भाजपा की जहानाबाद इकाई के महामंत्री थे। इसके बाद से संग्राम और बढ़ने की आशंका है। विजय कुमार सिंह की जहानाबाद में जब शव यात्रा निकाली गई तो बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ ही जनता भी बड़ी संख्या में वहां मौजूद रही। माना जा रहा है कि आंदोलन के दौरान हुई इस मौत के बाद भाजपा और आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी खासे आक्रामक हैं, जो सीएम नीतीश कुमार की ही बिरादरी के हैं। कहा जाता है कि उन्हें भाजपा ने इसलिए प्रमोट किया ताकि गैर यादव ओबीसी वर्ग की मजबूत बिरादरी कुर्मी को साधा जा सके। एक तरफ सामाजिक समीकरण और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा बढ़त बनाती दिख रही है। भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि 2024 की चुनावी लड़ाई में अब सड़क पर उतरना बाकी है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को साधकर भाजपा ने एक सामाजिक गुलदस्ता तैयार कर लिया है, लेकिन अब जमीन पर हवा बनाना चाहती है। इसलिए तेजस्वी यादव का चार्जशीट में नाम आने के बहाने वे सड़क की सियासत पर खुद को मजबूत कर रही है। जिस तरह से भाजपा के आंदोलन पर एक्शन हुआ और फिर विजय कुमार की मौत हुई, उससे इसे और हवा मिल गई। इस घटना के बाद से नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर है, जबकि भाजपा इमोशंस को भुनाना चाहेगी। कहा जा रहा है कि विजय कुमार सिंह के घर पर भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेता पहुंच सकता है। साफ है कि 2024 के लिए लड़ाई का मैदान तैयार हो चुका है और बिहार में आने वाले कुछ महीने राजनीतिक संग्राम के होंगे, जो सड़क से विधानसभा तक दिखाई देगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी तरह के हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आती। अब हालात ये हो गए हैं कि वोट के लिए कांग्रेस लोगों को चोरी करने की सलाह ही नहीं बल्कि उसके तरीके भी बता रही है और कह रही है कि अगर पकड़े गए तो हम देख लेंगे। असल में कुछ महीनों बाद ही राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए नेता, विधायक, मंत्री सब के सब अपने अपने इलाके में प्रचार करने में जुट गए हैं। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा भी अपने इलाके में हैं। दिव्या मदेरणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे मतदाताओं को बिजली चुराने की सलाह दे रही हैं और बता रही हैं कि कैसे बिजली की चोरी कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले की ओसियां विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने क्षेत्र के लोगों को खुलेआम बिजली चोरी करने की छूट दे रही हैं। न सिर्फ छूट बल्कि पूरा तरीका बता रही हैं। वीडियो में वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जीएसएस में तार डालकर बिजली की चोरी करो। उनका ये वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिव्या मदेरणा अपने क्षेत्र के लोगों को उनके विकास कार्यों की जानकारी दे रही थीं।
इस दौरान कुछ लोगों ने बिजली की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र के लोगों को उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताते हुए कहा कि अगर आप लोग बीमार हो जाएं तो उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है। मैंने GSS दिए मैंने, जिसमें अंकुड़िया डालकर दबाकर बिजली चोरी कर लो, बाकी देख लेंगे। राजस्थान में 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से विधायक चुनाव की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। विधायक दिव्या मदेरणा अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही हैं और वे लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रही हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में दो फाड़ हो गई कांग्रेस सरकार के 2 मंत्री आपस में ही सार्वजनिक रूप से उलझ गए। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आमने सामने हो गए हैं। हाल ही में कुल्लू में हुई भारी तबाही को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इलीगल माइनिंग का नतीजा इसे करार दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि ये सब इलीगल माइनिंग की वजह से हो रहा है। यदि नदी अपना रास्ता बदल रही है तो इसके लिए इलीगल माइनिंग ही बड़ा कारण है। विक्रमादित्य सिंह ने SP कुल्लू को भी तबादले की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर SP कुल्लू इलीगल माइनिंग को नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या कर रही हैं। हमेशा ही खुलकर और स्पष्ट तौर पर बात करने वाले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी उठाएंगे। विक्रमादित्य सिंह के बयान से नाराज होकर उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्होंने विक्रमादित्य सिंह का ये बयान नहीं सुना है, लेकिन ये तबाही इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई। ये संभव है कि 1-2 जगह पर इलीगल माइनिंग हो रही हो, छिटपुट माइनिंग होती ही रहती है, लेकिन इसके लिए इलीगल माइनिंग जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली में तो कोई माइनिंग का क्रेशर भी नहीं है, नदी से 100 मीटर दूरी तक कोई माइनिंग करने की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में वे विक्रमादित्य सिंह के इस बयान से असहमत हैं। यही नहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विक्रमादित्य सिंह के इस बयान को बचकाना भी करार दिया। उद्योग मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह से पूछा कि मंडी में जो तबाही हुई क्या वह इलीगल माइनिंग की वजह से हुई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही की वजह इलीगल माइनिंग नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा है। जब से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से मंत्रियों की गुटबाजी इस तरह से सामने आती ही रहती है। इससे पहले भी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उद्योग विभाग के ही मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार की अंदरूनी लड़ाई भी खुलकर सामने आ चुकी है। इसके अलावा हमेशा ही पार्टी लाइन से हटकर बात करने वाले विक्रमादित्य सिंह को इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी हर्षवर्धन चौहान ने आड़े हाथों ले लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने भी आपदा की वजह नदी किनारे हो रही इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बताया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।